this is CACS Tejal Katarian with lots of energy. Let me start with today's session. आज हम लोग बात करने वाले हैं the concept of money demand यानी कि important theories मनी मार्केट का पहला यूनिट जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम इसीलिए होती है बिकॉज बहुत सारी थियोरीज है और उन बहुत सारी थियोरीज में ये समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली कौन सी थियोरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी थियोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, या कौन सा अप्रोच लेना चाहिए, कौन सा अप्रोच नहीं लेना चाहिए, किसमें क्या लिखा हुआ है, किसने क्या दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, इस बात का अश्योरिटी मैं देती हूँ बिकॉज ये पूरा यूनिट मैंने इस तरीके से कवर किया. पहले मैं पूरा यूनिट समझाऊंगी. यूनिट समझाते वक्त मैंने हाईलाइट करके रखी हुई है काफी सारी चीजें जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यू में आ सकती है. अलॉन्ग विद दैट इन सारी चीजों का मैं एंड में आपको एक प्रॉपर एक्सेल शीट में एक थियोरी का एक समरी आपको समझाऊंगी जिसकी वजह से आपको सारी चीजें एक जगह पे दिख जाएगी. आपको पता चल जाएगा इसमें ये है, इसमें ये है, इसने ये दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कौन से साल में आया ये, इस पे देखो, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं. एंड इसमें और एक चीज ध्यान रखना, जो भी अप्रोच है आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बंदे ने ये अप्रोच दिया, दूसरे बंदे ने दूसरा अप्रोच दिया, ये सही है या वो गलत है. ऐसा आप बोल नहीं सकते. दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह शायद गलत भी हो सकते हैं, वो पता नहीं. बट हाँ, हर एक अप्रोच अपने हिसाब से, जैसे जैसे थियोरी डेवलप होते गई, जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप होते गया, वैसे वैसे अपने हिसाब से उसने जो उसको सही लगा वैसे इकोनॉमिस्ट ने अपना अप्रोच दिया है. तो कोई भी सही है या गलत है ऐसा कुछ नहीं है. तो एक ही चीज को देखने के बहुत सारे नजरिए हैं, यही हमें समझना है पूरे के पूरे यूनिट में. अब सबसे पहले तो जो मनी मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले तो हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, फिर उसके बाद द डिमांड फॉर मनी जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, डिमांड फॉर मनी. फिर उसके बाद थियोरीज आएगी एंड कुछ और थियोरीज रहेंगी जो केंशियन थियोरी के बाद जो डेवलपमेंट होते गया उस पे है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे, या एंड यहाँ पर होगा एक डिमांड फॉर मनी एंड यहाँ पर होगा फंक्शंस ऑफ मनी. अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद द पॉइंट्स दैट जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है यानी कि क्या, ये जो इंट्रोडक्शन में क्या लिया हुआ है कि यार देखो ये मनी की वजह क्या है या मनी का मतलब क्या है. तो मनी का मतलब है 3 चीजें. कौन सी 3 चीजें? दैट मनी कैन सर्व एज अ पर्पज ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. मतलब क्या, पैसे में क्या कर सकती हूँ मैं, पैसे को संभाल के रख सकती हूँ या स्टोर करके रख सकती हूँ, ठीक है. या फिर जैसे दूसरा पॉइंट लिखा है द मनी इज यूनिट ऑफ अकाउंट, या तीसरा पॉइंट लिखा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक एक करके सब पे बात करेंगे. आई एम जस्ट फाइंडिंग कि मुझे अगर गलती से कहीं कैश मिल जाए, हमारा वैसे भी जमाना आजकल डिजिटल है, तो सही बोलते हैं पापा कि हमेशा कैश लेके चलना चाहिए. एंड आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव कैश इन माय हैंड. मनी, आई डोंट हैव मनी एट ऑल. देखो वैसे ही मैं गरीब हुई है, तुम लोगों को पता ही है ना, बहुत गरीब हूं ना मैं. तो अब देखते हैं, लेट मी जस्ट चेक वंस कि मेरे पास कैश है या नहीं. आई हार्डली थिंक सो दैट आई हैव कैश विथ मी, बट ठीक है, लेट मी जस्ट चेक वंस. नो, ओके, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट स्टार्ट. अज्यूम करो कि ये 500 का नोट है अभी के लिए. ये भले मेरा डीएल हो, बट हाँ अज्यूम करो कि ये 500 का नोट है अभी के लिए. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, पहला स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि मैं कैश को या जो भी पैसा है उसको मैं स्टोर करके रख सकती हूँ जिससे आई कैन यूटिलाइज इट इन फर्दर कंटिजेंसी या फ्यूचर में आई कैन यूज इट. बिकॉज क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे पास आज पैसा आया तो मेरी सारी की सारी जो विशेष होंगी मुझे आज ही के दिन होंगी. मेरा ऐसा कल जाके खाने का मन करेगा पानी पूरी, तो कल जाके शायद ये भी मन करेगा कि मैंने मर्सिडीज लेनी है या और कुछ मन करेगा. तो ऐसा जरूरी नहीं कि आज पैसा आया और आज ही खर्च कर दो सारा का सारा, ऐसा जरूरी नहीं होता. तो आई कैन स्टोर माई मनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दूसरी बात यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल पुराने जमाने आप लोग को पता है बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, ठीक है. तो ये जो बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था उसमें क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ है, आई डोंट नो ये क्या है, बट ठीक है, ये ऐसा कुछ तो स्ट्रॉ जैसा कुछ दिख रहा है. तो ये जो स्ट्रॉ है उसके बदले में मैं ये मोबाइल फोन को एक्सचेंज कर रही हूँ. क्या चलेगा क्या ऐसे मोबाइल फोन को एक्सचेंज करना अगेंस्ट दिस स्ट्रॉ? ऐसा अगर मैं करना स्टार्ट करूंगी जो पुराने जमाने में होता था तो चलेगा क्या?
देखो, पहली बात तो पुराने ज़माने में आपको इसके अगेंस्ट अगर आप मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपको ऐसा बंदा ढूँढना सपोज़ मान लो मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ये टेडी, जो भी चीज़ें आस-पास है, मैं सब चीज़ों का जो मिलेगा उसका इस्तेमाल करूँ। मुझे ये टेडी चाहिए था, तो अगर आपके पास ये टेडी है, तो मुझे आपको ढूँढना पड़ेगा टू एक्सचेंज माय गुड्स, करेक्ट है? उसमें भी आप एक्सचेंज करोगे या नहीं पता नहीं, एक स्ट्रॉ के अगेंस्ट एक टेडी को या मोबाइल फ़ोन को एक्सचेंज करना, डू यू बिलीव कि ये सही यूनिट ऑफ अकाउंट है? मतलब मैंने बेसिकली बोला कि आप 10 रुपए की चीज लो और बदले में मुझे 1 लाख की चीज दो, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा अगर किया तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। इसीलिए एक बेस माना गया मनी को कि जिसमें आप हर गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर सकते हो कि भाई अगर इसकी वैल्यू 10 रुपए है तो उसके अगेंस्ट 10 रुपए ही एक्सचेंज होने चाहिए, ना कि 1 लाख की कोई चीज। तो यूनिट ऑफ अकाउंट है। एंड तीसरी चीज, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब क्या, वी कैन बाय एंड सेल एनीथिंग यूजिंग मनी। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि मनी आपका पर्पस सर्व करती है। तो ये एक 2 3 जो है, ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, ये 3 चीज़ें याद रखना। उसके बाद ये पैराग्राफ छोड़ देना। उसके बाद हम लोग को सबको पता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज पुराने ज़माने में क्या होता था और आज क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो देखो, जो पुराने ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल करी जाती थी बार्टर एक्सचेंज में, उसके बाद मतलब बार्टर एक्सचेंज में हम क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, करेक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के बाद अब धीरे-धीरे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चीज़ें बदली। मतलब क्या, उसके बाद हम लोगों ने कावरी शेल्स, फिर उसके बाद बार्ले, फिर उसके बाद पेपर कॉर्न्स, फिर गोल्ड एंड सिल्वर, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक्सचेंज करना स्टार्ट किया अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब क्या होता है, जैसे काउरी शेल्स का मतलब क्या होता है, शायद आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं, मुझे पता नहीं। लेट मी जस्ट शो यू कावरी शेल्स। कावरी शेल्स, ये जो होता है ना, ये बचपन में अगर आप लोगों ने गेम्स खेले होंगे इसके साथ, तो इसको एक्सचेंज किया जाता था पुराने जमाने में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब आपने कोई गुड्स बाय करे, जैसे मैंने अगर ये बाय किया है तो उसके अगेंस्ट मेरे पास कितने कावरी शेल्स होंगे वो मैं दिया करती थी। या फिर जैसे बार्ले होता है, बार्ले यानी कि काइंड ऑफ क्या यू कैन से फूड का ही, फूड ग्रेन्स का ही टाइप है। जैसे गेहूं का, गेहूं भी नहीं बोल सकते, पता नहीं, ये एक काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स ही होता है। या पेपर कॉर्न्स यानी कि जो ब्लैक पेपर होता है, जिसको मिरे बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो ब्लैक पेपर होता है वो उसको एक्सचेंज किया जाता था। या फिर सिल्वर एंड गोल्ड, तो तुम सबको पता है। तो धीरे धीरे करके मनी इवॉल्व हुआ। पहले क्या हुआ था, पहले बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था। तो बार्टर एक्सचेंज के बाद सपोज अज्यूम करो अगर आप डीमार्ट जाते हो और डीमार्ट जाके बहुत सारा सामान लेकर आते हो और उसके बदले में आपने क्या किया, आपने आपके शूज जो थे, आपका सामान जो था वो था सपोज मान लो 5,000 रुपए का, और आपके जो शूज है वो है सपोज मान लो 10,000 रुपए के। तो आप क्या करोगे, एक शूज का एक पेयर दोगे। ऐसा सही लगेगा कि जूतों का एक पेयर दे दिया, ये ले जूते, एक एक पाव का दे दिया, दूसरे पाव का आप लेके जा रहे हो आपके साथ में, ताकि अगली बार आप इस्तेमाल करो। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चल सकता, राइट। आज के जमाने में तो और भी नहीं चल सकता। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनी कैसे इवॉल्व हुआ, पहले हम लोग बार्टर एक्सचेंज करते थे, फिर उसके बाद ये सारी चीजें इस्तेमाल करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हमने गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, मेटल्स रखते थे, एंड मेटल्स भी, गोल्ड एंड सिल्वर भी। एंड देन धीरे धीरे हम लोग क्या करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर देकर चीजें बाय करते थे। फिर उसके बाद आया फियाट मनी, या व्हाट यू कैन से पेपर करेंसी, करेक्ट। तो आरबीआई, धीरे धीरे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई बैंक्स इन सब ने क्या किया, जो फाइनेंशियल नीड है उसको मद्देनजर रखते हुए एक पेपर मनी लेकर आए। तो पेपर मनी इज नथिंग बट क्या, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए ये 500 का नोट है, तो ये जो पेपर मनी है, यानी कि इस पेपर का वैल्यू कुछ होगा क्या रे, इस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है अनलेस एंड अनटिल इस पे आरबीआई ने लिख दे दैट आई प्रॉमिस टू पे यू 500 रुपीज। तो ये एज अ पेपर कोई वैल्यू नहीं रखता, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने यानी कि आरबीआई ने इसको प्रिंट किया है, आरबीआई ने प्रिंट करने की वजह से इस पेपर को 500 का वैल्यू मिला। तो धीरे धीरे करके हमारे इंडिया में क्या आया, पेपर करेंसी इवॉल्व हुआ। तो इसीलिए पहले क्या होता था, गोल्ड एंड सिल्वर रखते थे हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकता है, मैंने ये पहले भी बताया है आप लोगों को, जितना चाहिए उतना प्रिंटिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या रीजन है, वो सब कुछ समझाया था पहले भी, मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी। बट हाँ, ये समझ लो कि कितना भी पैसा प्रिंट करने का आरबीआई के पास परमिशन नहीं है। वाई? बिकॉज अगर आप देखते हो तो आरबीआई के लिए जो मनी आरबीआई प्रिंट करता है, इट्स काइंड ऑफ अ लायबिलिटी फॉर आरबीआई। बाय बिकॉज उसके अगेंस्ट अगर कोई जाकर आरबीआई को पैसा देता है तो उसके पास उतना
कोई ना कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जो वो बदले में उसको रिटर्न करे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। आप लोगों ने शायद बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, बचपन मतलब आपका 11th 12th स्टैंडर्ड वॉटेवर, तब आप लोगों ने सीखा होगा दैट हम आरबीआई जो है वो 200 करोड़ का रिजर्व, मतलब 200 का रिजर्व, 200 करोड़ का रिजर्व गोल्ड सिल्वर का रख के, गोल्ड का रख के, फिर उसके बाद ही प्रिंट करता है करेंसी। वैसे गोल्ड मार्जिन वगैरह कॉन्सेप्ट आज नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है ऐसी गवर्नमेंट जितना चाहिए उतना प्रिंट नहीं करता। अब फॉरेन एक्सचेंज जितना होता है उतना गवर्नमेंट प्रिंट करता है, तो इसके अकॉर्डिंगली वो प्रिंटिंग होता है। तो वो जो प्रिंटिंग होता है ऐसे ही नहीं होता कि कितना भी कर लो। तो उन्होंने वही समझाया कि आप पहले जो था वो गोल्ड सिल्वर था, अब गोल्ड सिल्वर को डिपॉजिट करके हम क्या करते हैं, बैंक से नोट्स लेते हैं, एंड इवेंचुअली द पेपर क्लेम ऑन द प्रेशियस मेटल वाज डीलिंक्ड फ्रॉम द मेटल। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट कॉइन्स और वो सब जो पुराना जमाना था वो जा चुका है, जहाँ पे हम लोग सिल्वर को पैसों के साथ कनेक्ट करते थे, गोल्ड को कनेक्ट करते थे। When that link was broken, the fiat money was born. Fiat money is nothing but जो भी ये पैसा हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर करेंसी हो या आपका क्रेडिट कार्ड और कार्ड मनी जो भी है, fiat money is worthless, materially worthless. Why? Because simply the people collectively agrees to ascribe the value to it. Why? Because मतलब जो मैंने आपको समझाया कि एक पेपर आपको कोई वैल्यू नहीं रखता है अनलेस एंड अनटिल उस पे आरबीआई ना लिख दे दैट आई प्रॉमिस टू पे यू। तो एक पेपर एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं रखता, दैट पेपर इज वर्थलेस अनलेस एंड अनटिल उसको कोई वैल्यू अस्क्राइब ना किया जाए। अब आगे मनी का जो डेफिनेशन है ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, ये तो हमने देखा कैसे मनी इवॉल्व हुआ। अब ये देख रहे हैं कि मनी का डेफिनेशन क्या है। मनी का डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ये दोनों डेफिनेशन एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफाइन करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करे हैं, एक है पॉलिसी पर्पस और दूसरा है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉलिसी पर्पस का मतलब क्या है, जो आरबीआई जो पॉलिसीज बनाता है ना, जो आरबीआई पॉलिसीज बनाता है उन पॉलिसीज के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि मनी कितना प्रिंट होगा। सो पॉलिसी पर्पस मतलब क्या, as a set of liquid financial asset, as a set of liquid financial asset, the variation in the stock of which could impact a greater aggregate economic activity। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आई होप सो आपको समझता है, बाय सेल परचेज और जो एक्सचेंज होता है ये सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपका। तो ये जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये डिपेंड करता है कि लोगों के पास कितना पैसा है। आपको याद होगा तो मैंने इससे पहले इसलिए यूनिट नंबर 2 और 3 डाल दिए थे, एंड देन मैंने एंड में यूनिट नंबर 1 लिया, जहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि लोगों के पास इतना पैसा होता है, फिर उसका इतना कैसे करता है आरबीआई, इतने पैसे का इतना कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर। तो ये जो मनी सप्लाई है ये कितना है लोगों के पास, उसके बेसिस पे मनी का कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है। तो पॉलिसी पर्पस की वजह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पॉलिसी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मनी को डिसाइड करें तो इट्स काइंड ऑफ अ लिक्विड एसेट जो इकोनॉमिक एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को चेंज करता है। एंड अगर स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट वाइज मनी कुड इंक्लूड द सर्टन लिक्विड लायबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और द अदर इशूअर। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, कहाँ एक्सप्लेन किया, अरे मैंने ये एक्सप्लेन किया था, कहाँ पे एक्सप्लेन किया, जहां पे मैंने कहा कि एक्चुअल में इस पेपर का वैल्यू इज नथिंग, इट्स वर्थलेस अनलेस एंड अनटिल आरबीआई इस पे कुछ लिखना दे दैट आई प्रॉमिस टू पे यू। इसीलिए फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव दिस इज द लायबिलिटी। एंड व्हाई दिस इज द लायबिलिटी, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर ये 500 रुपए मैं लेकर गई आरबीआई के पास तो आरबीआई के पास कुछ ना कुछ तो देने के लिए होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ लायबिलिटी, लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड बिकॉज यू कैन मतलब ये कैश है ना, तो यूजुअली लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ऑलरेडी हमारे पास इतना लिक्विड है कि हम जस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं इस चीज को। तो इसीलिए ये लिक्विड लायबिलिटी है ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और द इश्योर। सेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी इन्वॉल्व होते हैं जैसे बैंक्स या फिर इश्योर यानी कि आरबीआई। तो इनके पर्सपेक्टिव से ये लिक्विड एसेट माना जाएगा, तो इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से वो बोला गया है। एंड पॉलिसी पर्पज से मनी मतलब लिक्विड ऐसा एसेट जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को चेंज करता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस रखना, छोड़ के मत जाना। उसके बाद मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, ऑब्वियसली बात है सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, किसको पैसा नहीं चाहिए। दूसरा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है।
मतलब क्या कितने भी टाइम तक आप इसको संभाल के रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कि ये मेरा घर का बिल्डिंग है, यानी कि ये मेरा एंटेला, डुप्लीकेट एंटेला भले ही हो लेकिन हाँ कॉपी, सस्ता कॉपी है उसका, लेकिन ये मेरा एंटेला है। तो इस डब्ल्यू के नीचे मेरे पास, डब्ल्यू के नीचे मैंने जमीन के गाड़ के रखे हुए 10 करोड़ रुपए है। तो ये जो 10 करोड़ रुपए की ये जो मेरी तिजोरी है जो मैंने रखी हुई है मेरे घर के नीचे, तो ये 10 करोड़ इज नथिंग बट व्हाट, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है, ये डिस्क्लेमर में दे दूं, वरना पता चला आपने इनकम टैक्स वालों को बता दिया कुछ भी बकवास। तो ये ना ही मेरा घर में कोई डब्ल्यू है, ना ही मेरे कोई घर के डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो ये 10 करोड़ जो है वो बहुत सालों तक वहां पे रह सकते हैं। तो ये ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइज, मतलब अगर मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिखा तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। या इवन अगर आपने कभी देखा होगा तो जिनकी आंखें नहीं होती है उनको भी सेंस हो जाता है कि यार ये 20 रुपीज का नोट है या 10 का है, 500 का है, इतना रिकॉग्नाइज हो जाता है एफर्टलेसली। तो इसलिए मनी इज एफर्टलेसली रिकॉग्नाइज्ड। डिफिकल्ट टू काउंटरफिल्ट मतलब क्या, इट कैन नॉट बी इजीली प्रोड्यूस्ड बाय पीपल। आपका आपका मन हुआ या अंबानी जी का मन हुआ, अपनी नोटों की मशीन छाप दी, बना ली और छाप दिए पैसे, ऐसा नहीं होता है ना। या फर्जी मूवी जो शाहिद कपूर की, ऐसा नहीं होता है कि आपने डुप्लीकेट नोट छाप लिए और जितना चाहिए उतना बांट दिया, नहीं। relatively scarce but has elasticity of supply, so basically elasticity of supply is nothing but excess of money supply नहीं होना चाहिए। so elasticity of supply होता है पोर्टेबली और इजीली ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। यूनिफॉर्मिटी होती है, सबके पास सेम ही 500, मेरे पास जो 500 का नोट है वो और आपके पास 500 का नोट है, तो सेम डिनोमिनेशन है हमारे पास, सेम परचेसिंग पावर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। एंड डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, अगर मैंने 500 का नोट दिया तो आप उसके बदले में 100 का नोट 5 दे देना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास मेरी वैल्यू कम हो गई, ऐसा नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद ये तो ठीक है, ये बेसिक है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट दिस पॉइंट। तो ये थोड़ा सा इतना ही एक पॉइंट है जो देख लेना, यहाँ पे एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड यहाँ पर ये 1 2 3 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद चलेंगे आगे, यहाँ पे हाउ द मनी इज मेजर्ड। बेसिकली जो मनी होता है वो हम लोग जिसको ब्रॉड मनी बोलते हैं, आपको याद होगा तो मनी सप्लाई के टाइम पे एक M1 M2 M3 M4 आपने ऐसे कुछ सीखा था, है ना। तो M3 इज हमारा जो मेन, जिसके बेसिस पे हम लोग मनी सप्लाई मेजर करते हैं। तो M3 इज नथिंग बट द ब्रॉड मनी। तो M3 इज ब्रॉड मनी जो माना जाता है मनी सप्लाई के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही हम लोग स्टैटिस्टिकली क्या बोलते हैं कि मनी जो होता है वो एक ब्रॉड मनी के सेंस में हमें समझना है, जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू है, जो कि लिक्विडिटी भी रखता हो। एंड ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लिक्विडिटी रखता है, जहां पे हम लोग सपोज मान लो मेरे पास कुछ क्या व्हाट यू कैन से, एक ऐसी कोई एसेट्स है जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाती है कैश में, या फिर जैसे फिक्स डिपॉजिट है मैंने या सेविंग डिपॉजिट है मेरे पास, अभी डिपॉजिट करके एक एसेट, मेरे हाथ में तो कैश नहीं है लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो आई कैन इजीली कन्वर्ट दैट इनटू कैश। मैं बोल सकती हूँ मुझे 10,000 रुपए चाहिए बैंक को जाके, तो इट वी कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू कैश। तो ये जो इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश होता है, हम लोग उनको भी इंक्लूड करेंगे, एंड ऐसी चीजों को भी इंक्लूड करेंगे जो कि एक थोड़े से कम लिक्विड एसेट्स हो। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मनी के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। पहले बोला जाएगा नेशनल करेंसीज, मतलब इंडिया है, इंडिया के लिए नेशनल करेंसी इज रूपी, तो मैंने रूपी लिख दिया सीधे। दूसरा ट्रांसफर डिपॉजिट, ट्रांसफर डिपॉजिट का मतलब होता है डीडी, या बैंक्स के जो चेक्स होते हैं। चेक यानी कि देखो मनी यानी कि क्या, आपके हाथ में करेंसी होना चाहिए, कैश होना चाहिए। आपके हाथ में कैश तो है नहीं लेकिन मेरे हाथ में चेक है 10 करोड़ का, तो वो जो चेक माना जाएगा वो भी मनी के कॉन्टेक्स्ट में माना जाएगा। तो डीडी, बैंक चेक, एक ट्रैवलर्स चेक करके होता है। ट्रैवलर्स चेक का मतलब होता है पुराने जमाने में कैश को लेके जाना इज क्वाइट डिफिकल्ट ना, चोरी हो सकता है, इसलिए क्या होता था ट्रैवलर्स चेक होते थे। तो चेक ऐसे आपके जैसे ब्लैंक चेक होते हैं वैसे ही ट्रैवलर्स चेक हुआ करते थे, उसमें आप लोग बस सामने वाले का नाम लिख के साइन करके अमाउंट डाल के सामने वाले को दे सकते हो, और फिर वो अपना डिपॉजिट करके पैसा ले सकता था। तो वो दैट वाज क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट हाँ ट्रैवलर्स चेक हुआ करता था पहले। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट हुआ करता था। उसके अलावा अदर डिपॉजिट जो नॉन ट्रांसफरेबल है, जैसे सेविंग, टर्म, रिपर्चेस एग्रीमेंट, या फिर सिक्योरिटीज जो कि अदर देन शेयर्स है। ये ध्यान रखना, सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, वाई बिकॉज शेयर्स पे कई बार रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, इसलिए शेयर्स नहीं। बट जैसे सर्टिफिकेट, जो कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, जो कि इजीली कन्वर्ट होता है इनटू कैश। तो वो सारी चीजों को हम लोग मनी के डेफिनेशन में मानेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपके ब्रॉड मनी के लिए। तो ये ब्रॉड मनी का ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना कि ब्रॉड एग्जैक्टली मनी मेजर कैसे होता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी इज नथिंग बट आपके हाथ में कितना कैश अवेलेबल है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पड़ा है, या मे बी आपका एसेट्स में कितना पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट्स में कितना पैसा है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ डिमांड फॉर मनी का एक्सक्लूसिवली मतलब है कि आपके हाथ में कितना कैश अवेलेबल है, हमें उस पर डिस्कशन करना होता है डिमांड फॉर मनी के कॉन्टेक्स्ट में। तो डिमांड फॉर मनी इज नथिंग बट योर रियल परचेसिंग पावर, यानी कि आप लोगों का जो रियल बैलेंस होता है, द डिमांड फॉर मनी इज द डिमांड फॉर रियल बैलेंस। रियल बैलेंस मतलब हाथ में कितना कैश लेकर बैठे हो आप, वो जो हाथ में जो कैश है आपके, वो कैश माना जाएगा रियल मनी और डिमांड फॉर मनी। तो इन अदर वर्ड्स द पीपल डिमांड फॉर मनी बिकॉज दे विश दैट दे कैन कमांड ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग को बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने होते हैं, तो कितना कैश हमारे हाथ में अवेलेबल है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन उतना डिजिटलाइजेशन आप आपके किताबों में मत लगाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जितना जरूरी है, जितना रिलेवेंट है, सिर्फ उतना समझना, बिकॉज थ्योरीज जो है वो डेवलप हो चुकी थी, उनको आज के जमाने से कनेक्ट करके वापस से उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने में टाइम लगेगा इंस्टीट्यूट को भी और बहुत सारे जनों को। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना इन सारी चीजों में, जितना रिलेवेंट है उतना समझो। इन अदर वर्ड्स द पीपल डिमांड फॉर मनी बिकॉज दे विश टू हैव द कमांड ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द मनी। सो द डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली द डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर द वैल्यू। सो लिक्विडिटी इज नथिंग बट व्हाट, कि पैसा कितना आप स्टोर करके रख सकते हो एंड कितना इजीली आप देकर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गई मर्सिडीज के शोरूम में और उनको 2 करोड़ थमा दिए हाथ में कैश और मैं मर्सिडीज लेकर आ गई। वो अलग बात है कि इनकम टैक्स ऑफिसर मुझे पकड़ेंगे उसके बाद, बट ठीक है, वो जो भी लॉ है जिसकी वजह से ऐसे कैश में देना अलाउड नहीं इतना पैसा, बट ठीक है चलो 2 मिनट के लिए अज्यूम करो। तो ये जो पैसा जो मैंने लिक्विडिटी जो मेरे हाथ में था उसको बोला जाएगा डिमांड फॉर मनी। या फिर मैंने घर के डब्ल्यू के बड़े से डब्ल्यू के नीचे मेरे पास 10 करोड़ रुपए छुपा के रखे हुए, दैट इज नथिंग बट लिक्विडिटी या डिमांड फॉर मनी फॉर मी। बेसिकली मनी का जो डिमांड है वो मनी की वजह से ही डिराइव हुआ है, यानी कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा चाहिए इसीलिए आपके पास पैसा होना चाहिए। दिस इज नथिंग बट मनी बेसिकली। So the quantity of nominal money or how much people will be like to hold in the liquid will depend on following factors। तो वो कैसे है उसका मैंने एक अच्छे से समरी लिखा है। मतलब क्या, जिसका इनकम ज्यादा होगा उसका डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी का शॉर्ट फॉर्म है। तो जिसके पास इनकम ज्यादा हो ऑब्वियस सी बात है उसका खर्चा भी ज्यादा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी ज्यादा होगा, इसकी वजह से उसका मनी का डिमांड भी ज्यादा होगा। या जनरल प्राइस लेवल, आई होप सो यू अंडरस्टैंड नाउ। जनरल प्राइस लेवल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सबको पता है। तो बेसिकली जनरल प्राइस लेवल जितना ज्यादा होगा उतना आपको ज्यादा पैसा लगेगा टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए जनरल प्राइस जितना ज्यादा उतना मनी डिमांड भी ज्यादा। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटरेस्ट रेट जितने ज्यादा उतना डिमांड मनी डिमांड कम होगा। इसके लिए 2 मिनट के लिए वेट करना, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, क्योंकि इसी पर बहुत कुछ डिस्कशन करना है मुझे। बस पहले इनकम खत्म कर दूं। तो जनरल प्राइस हो गया, रियल जीडीपी जितना ज्यादा उतना मनी फॉर डिमांड ज्यादा। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है जितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में होते हैं उतना पैसा हमारे पास होना ही चाहिए। तो जितना जीडीपी ज्यादा, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन ज्यादा, उतना ही मनी का डिमांड भी ज्यादा। जितना इनोवेशन ज्यादा उतना भी अगेन मनी का डिमांड ज्यादा। अब एक और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यार मनी का जो डिमांड होता है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। अब यहाँ पर ये एक लौता पॉइंट है जहां पे इनवर्स रिलेशन है, बाकी सारी जगह पे डायरेक्ट रिलेशन है या ना। बाकी सारी जगह पे डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन। मतलब क्या है, ध्यान से समझो।
बेसिकली इंटरेस्ट रेट का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया होता पैसा, जैसे बॉन्ड्स में, शेयर्स में, कहीं अगर इन्वेस्ट किया है, तो कहीं पर भी अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको रिटर्न मिलेगा उससे। अगर आपका रिटर्न यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड पे, अगर वो ज्यादा होगा तो आप हाथ में लिक्विड कैश रखना चाहोगे? नहीं, आप हाथ में लिक्विड कैश रखोगे ही नहीं। यू विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू योर बॉन्ड्स। तो ये जो हाथ में जो कैश होगा वो आप कन्वर्ट कर दोगे बॉन्ड में। तो ये जो बॉन्ड में जो कन्वर्ट किया, इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि लिक्विड जो हाथ में जो कैश वाला जो पैसा है वो घट गया। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, यानी कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो अगर ज्यादा होगा, हाथ में आप कैश कम रखोगे। बिकॉज अगर आपने हाथ में कैश रखा तो वो रिटर्न दे रहा है आपको 20% का, जो भी आपने एसेट या जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी शेयर है, जिसमें जो भी बॉन्ड्स है जिसमें आप पैसा लगा के आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है। अब वो 20% का रिटर्न, विल यू कॉम्प्रोमाइज ऑन 20% ऑफ रिटर्न जस्ट बाय होल्डिंग द कैश इन योर हैंड, और जिसपे आपको 0% इंटरेस्ट मिल रहा है? बिकॉज देखो, कैश मेरे तिजोरी में 10 करोड़ रुपए पड़े या मेरे डब्ल्यू के नीचे, मेरे घर के डब्ल्यू के नीचे 100 करोड़ पड़े, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे मेरे पास सिर्फ लिक्विडिटी है, मेरे पास कोई रिटर्न नहीं आने वाला, उसका 0% इंटरेस्ट मिलने वाला है मुझे उस पर। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि वो 0% इंटरेस्ट देगा। और अगर ये 100% इंटरेस्ट दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, 20% दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यू वॉन्ट होल्ड द कैश इन योर हैंड एंड यू विल इन्वेस्ट दैट मनी। सो इसीलिए बोलते हैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो मनी का डिमांड जो होगा वो कम हो जाएगा। सो इंटरेस्ट यील्ड ऑन द एसेट्स अगर ज्यादा होंगे तो आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा फॉर होल्डिंग द कैश विल बी ज्यादा, यानी कि 20%। So you won't hold the money and you will decrease that liquid amount of cash and you will convert that into assets. So this is how it will work. ये आप पूरा पढ़ सकते हो, ये this summary is sufficient to understand demand for money. उसके बाद में थियोरीज पे बात करती हूँ, थियोरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 थियोरी, 6 थियोरीज है टोटल बेसिस पे। मैंने बहुत अमेजिंग सा, आपको यकीन नहीं होगा तो बता दूं, ये एक समरी बनाया है। इस समरी के बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें समझेंगे, लेकिन वो समरी सबसे एंड में देखेंगे। पहले मैं आपको समझाती हूँ वन बाय वन सब कुछ, एंड देन आपको पूरा समराइज करके दे दूंगी, ठीक है? आई विल अश्योर कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो कि किसमें क्या लिखा है, कौन से साल में आया, क्या एमसीक्यू बना, तो आपको मतलब दिक्कत ना हो। ये सारी चीजों का ध्यान मैंने रखा हुआ है, इसीलिए वो समरी है। तो पहले समझ लो, फिर बाद में उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो थ्योरी फॉर डिमांड फॉर मनी, ठीक है? अब मैंने कुछ लिखा हुआ है, वी नीड टू फाइंड, क्या लिखा है देख पढ़ो। देयर इज फॉर डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या है? वी नीड टू फाइंड कि एज अ इंडिया होल, ठीक है, एज अ होल ऑफ इंडिया हमारे हाथों में कितना कैश होना चाहिए। अब पूरे जर्नी में आपको ये समझना है, दिस इज 500 रुपी नोट, ठीक है? अज्यूम करो दिस इज 500 रुपी नोट। आई डोंट कैरी कैश ऑल्सो एंड डोंट कैरी वॉलेट ऑल्सो, बट ठीक है, मिस्टेक्स हो चुकी है, बट इट्स ओके। ये 500 का नोट है, अज्यूम करो। ये जो 500 का नोट है, ये मेरे हाथ में कैश इसीलिए है बिकॉज शायद मुझे कुछ बाय करना होगा, या इन केस ऑफ कंटिजेंसी मुझे इतना पैसा चाहिए। जैसे बहुत एकदम अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो मैंने ना मैं वंस आई विजिटेड टू द्वारका, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता है ये बात। तो मैं हमेशा ये एग्जांपल लेती हूँ बिकॉज वहां पे लिटरली ऐसा सिचुएशन था, वहां पे आपका कोई गूगल पे, आपका कैश, आपका बैंक, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं अलाउड था। वहां पे जो नॉर्मल जो सड़कों पे जो भी लोग हैं, रिक्शा वाले हैं या जो भी है, आजकल तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले जिनके पास गूगल पे होता है, वहां पे वो बोलते हम लोगों को, रिक्शा ऑटो रिक्शा वाले तो छोड़ ही दो, शॉप वाले भी बोलते हम लोग कैश में ही पैसा लेंगे, हम लोग ऑनलाइन पैसा नहीं लेंगे। आप समझो उस वक्त इतना नेसेसरी है दैट यू शुड हैव सम कैश इन योर हैंड इफ यू वांट टू ट्रांजैक्ट एनीथिंग। तो हमको इतना प्रॉब्लम हुआ दैट इफ यू हैव कैश देन ओनली यू कैन बाय द थिंग्स, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो आप समझो वहां पर मुझे कैश इन हैंड मेरे हाथ में बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वही अगर अभी अभी का सिचुएशन देख लो, अभी जैसे आई एम लिविंग इन पुणे, तो पुणे में हर कोई मतलब 5-5 रुपए के लिए भी डिजिटलाइज्ड हम लोग पेमेंट करते हैं ना, गूगल पे कर देते हैं 5 रुपए का भी। तो हम लोगों को कैश कैरी करने की आदतें खत्म हो गई है। तो द्वारका में जैसी जगह पे आपको कंपलसरी कैश इन हैंड बहुत सारा चाहिए, लेकिन पुणे में नहीं चाहिए। तो अगर ये रियलिटी ये प्रैक्टिकली जैसा है, वैसे ही कुछ थ्योरीज के बेसिस पे पूरा एज अ होल ऑफ इंडिया
कितना कैश होना चाहिए उसके लिए 6 थियोरीज है जो आपको समझनी है। 6 थियोरीज में जितना रिलेवेंट है सिर्फ उतना समझना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि एक एक थ्योरी पे अगर डिस्कशन करने जाए तो 2-2 घंटे लगेंगे, जो कि हम लोग डिस्कशन मतलब जो कि तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं, बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट ये सारी थियोरीज आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लगाने वाले। इट्स काइंड ऑफ अ साइन कॉस टैन थीटा जो आप सीखते हो बट उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, बिकॉज जब मैं व्हेन आई वाज इन द्वारका मैंने ये इसमें से एक भी थ्योरी का इस्तेमाल नहीं किया भाई मेरे हाथ में कितना कैश होना चाहिए उस बात के लिए। तो सेम गोज विद यू ऑल्सो कि कोई आप एप्लीकेशन नहीं करने वाले, कोई भी थ्योरी गलत नहीं है, कोई भी थ्योरी सही है ऐसा भी नहीं है। तो आप आपका जजमेंट मत पास करना किसी भी तरीके का, आपको बस थ्योरी समझना है किसमें क्या लिखा है, किसने लाया, कब लाया, बात खत्म। ठीक है, तो हम लोगों को सारे इसमें क्या समझना है, दैट वी नीड टू फाइंड एज अ होल ऑफ इंडिया कितना पैसा हम लोगों ने होल्ड करना चाहिए। अब जो सबसे पहला पहला थियरी है जो कि क्लासिकल अप्रोच है, जो कि लाया था फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय आयरविंग फिशर, जो कि उन्होंने एक येले यूनिवर्सिटी में एक बुक था, मतलब बुक था उनका जिसमें लिखा था द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। वो जो किताब थी वो 1911 में आई थी, एंड उसके बाद न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने भी उस पर बहुत सारा रिसर्च करके एक थ्योरी डेवलप किया, जिसमें ये बोला गया कि लोगों के हाथ में उतना पैसा होना चाहिए जितना ज्यादा सर्कुलेशन हो। सो बेसिकली इसके लिए आपको लगेगा मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेसिक, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ एक ब्रीफ दूंगी। अदरवाइज जो मैंने लास्ट लेक्चर जो यूनिट 2 में आपको बताया था मनी मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आपको समझाया था, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दिया था कि एक से एक के बाद दूसरे के पास कैसा मनी सर्कुलेट होता है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगी, नहीं याद होगा तो नीचे वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तुम वो देख के आ जाना, मतलब तुम वो देख लेना, तुमको समझ जाएगा। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी इज नथिंग बट व्हाट बेसिकली, कि सपोज मान लो तुमने मुझको 1000 रुपए दिए, वो 1000 रुपए आपका एक्सपेंडिचर मेरा इनकम हुआ, मैंने वो 1000 रुपए कहीं और जाके खर्च करे, यानी कि अमेजोन पे से शॉपिंग कर ली, तो मेरा खर्चा अमेजोन का इनकम हुआ। अमेजोन ने वो अपने एम्प्लॉय को दे दी, तो 1000 रुपए जो अमेजोन का खर्चा है वो कोई एम्प्लॉय का इनकम है, करेक्ट है। आपने मुझे 1000 रुपए दिए, मैंने उसके बाद अमेजोन को 1000 रुपए दिए, और वही 1000 रुपए उन्होंने उनके एम्प्लॉय को दिए। तो सर्क्यूलेट एक्चुअल में 3000 रुपए आरबीआई ने छापे थे क्या? नहीं, छापा सिर्फ एक ही 1000 था, लेकिन वो जो पैसा जो सर्क्यूलेट हुआ ना वो 3 बार हुआ। ये जो सर्क्यूलेशन ऑफ मनी जितना ज्यादा होगा इकोनॉमी में, उतना डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा माना जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा, जितना जनरल प्राइस लेवल होगा ज्यादा, उतना भी मनी का डिमांड जो होगा वो होगा ज्यादा। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जितना जनरल प्राइस लेवल, आई वोंट एक्सप्लेन, तुमको पता है इन्फ्लेशन से कनेक्ट करके मैंने बहुत डिटेल में समझा था। तो जनरल प्राइस लेवल सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका एक प्राइस लेवल होता है, वो अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा परचेसिंग पावर लगेगा, यानी कि डिमांड फॉर मनी भी ज्यादा लगेगा। तो सर्कुलेशन जितना ज्यादा, जनरल प्राइस लेवल जितना ज्यादा, उतना मनी डिमांड ज्यादा होता है, करेक्ट है। डिमांड फॉर मनी उतना ज्यादा होता है, वही उनको इस पूरे थ्योरी में समझाना था। तो बेसिक आपको समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है सर्कुलेशन इन मनी पे एंड दूसरा प्राइस लेवल पे। इसी को लेकर द फिशर्स आल्सो टर्म्ड इट एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन अप्रोच। क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन वैल्यू। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, ये उसका अल्टरनेटिव नाम है। अब इसमें क्या बोला गया, एक फॉर्मूला दिया दैट एमवी इज इक्वल टू पीटी। अब ये एमवी इज इक्वल टू पीटी का मतलब क्या है? एम स्टैंड्स फॉर कि यार कितनी बार पैसा घूम रहा है। बिफोर आई गो एड विद द एमवी लेट मी जस्ट फोकस ऑन पीटी, ठीक है। पीटी में क्या लिखा है? पी स्टैंड फॉर एवरेज प्राइस लेवल। मतलब क्या कि जितने भी नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में है, जितने भी गुड्स इकोनॉमी में है, उन गुड्स का एक एवरेज प्राइस ले लो। जितने भी गुड्स इकोनॉमी में है उनका एक एवरेज प्राइस ले लो कि ये 100 रुपए का, ये 200 रुपए का, ये 400 का, ये 10 रुपए का, ये 1 रुपए का, उन सबका एक एवरेज प्राइस ले लेना। वो जो एवरेज प्राइस है दैट इनटू टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने जितने भी ट्रांजैक्शन करे होंगे उनका जो नंबर होगा, जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए होंगे, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू प्राइस। सो बेसिकली क्वांटिटी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट व्हाट, क्वांटिटी कितना है तुम्हारा ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन सपोज मान लो 100 ट्रांजैक्शन हुए पूरे इंडिया में, ठीक है, 100 ट्रांजैक्शन हुए, और उन 100 ट्रांजैक्शन का जो एवरेज प्राइस था
जो भी गुड्स बाय हुए थे उसका एक एवरेज प्राइस था, वो था 100 रुपए। तो तुम्हारा टोटल डिमांड फॉर मनी कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए। दैट इज नथिंग बट व्हाट? पीटी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? पीटी। तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए दैट इनटू प्राइस इज योर पीटी। एंड एमवी का मतलब क्या होता है? एमवी का मतलब है दैट कितना पैसा इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज सर्कुलेट हो रहा है। यानी कि हमारे एग्जांपल में 1000 जो था वो 3 बार हुआ, यानी कि 3000 सर्कुलेट हुए। 3000 1000 3 बार सर्कुलेट हुआ तो 3000 हुआ तुम्हारा। तो कितना पैसा सर्कुलेट होगा दैट इनटू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि 1000 रुपए हमारे सर्कुलेट हुए एंड वो 3 बार हुआ तो 3000 विल बी योर डिमांड फॉर मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 1000 रुपए जो कितने नंबर ऑफ टाइम 1000 रुपए घुमा। देखो इसमें दिक्कत क्या होती है, टी एंड वी का फर्क नहीं समझता। टी का मतलब क्या है रे? टी का मतलब है कि सपोज मान लो ये 500 रुपीज है, ये 100 रुपए है, ये 200 रुपए है। तो ये कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, दैट्स इट। कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, दैट्स इट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन एमवी में जो वी है हम उसमें क्या बात कर रहे हैं, एक जो 1000 रुपए है, सपोज मान लो दिस इज 1000, तो ये जो 1000 है ये तुमसे मेरे पास आया, मेरे से आगे चले गए, वही 1000 कितनी बार घूमा हम वो देख रहे हैं। यहाँ पे जो पीटी है वहां पे क्या देख रहे हैं भाई, कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। फिर वो 100 रुपए के हो, 100 रुपए 500 के हो, या कितने के भी, हम उसमें वो 500 वापस कितनी बार घूमे हम वो देख ही नहीं रहे। हम सिर्फ देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, बात खत्म हो गई। और जो एमवी है उसमें क्या देख रहे हैं कि भाई एक ही पैसा कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है। तो वो जो सर्कुलेट जो पैसा हो रहा है ना, दैट सर्कुलेशन इज नथिंग बट व्हाट, एक ही अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 रुपीज कितनी बार सर्कुलेट हुआ, दैट इज नथिंग बट उतना मनी फॉर डिमांड हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, एमवी इज इक्वल टू पीटी। लॉजिक ढूंढने मत जाना, जितना बोला है उतना समझो, बात खत्म करो। तो ये हो गया तुम्हारा एमवी प्लस पीटी। लेकिन देखो ये जो सर्कुलेशन वाला जो पैसा होता है वो तो आरबीआई छापता है, अलोंग विद दैट बैंक के पास भी तो पैसा होता है। तो आरबीआई जो छापता है ठीक है, लेकिन जो बैंक के पास होता है, हम क्रेडिट मनी जो होता है हम उसको भी लेंगे, इसीलिए एम डैश वी डैश माना गया। तो टोटल फॉर्मूला तुम्हारा क्या बना, एमवी प्लस ये जो भी है ये आरबीआई ने छापा हुआ पैसा है, ये जो भी है वो क्रेडिट मनी है जो कि बैंक से आया हुआ है। क्रेडिट मनी बैंक से कैसे सर्कुलेट होता है उसके लिए मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देख लेना, आपको समझ जाएगा। तो एम डैश वी डैश वहां से आया, तो एम वी प्लस एम डैश वी डैश यानी कि आरबीआई का, बैंक का जो भी पैसा जो घूम रहा है इकोनॉमी में, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू एवरेज प्राइस, दैट इज पीटी। ये आपका हुआ बेसिक फॉर्मूला, यही सारी चीजें यहाँ पे समझाई हुई है। ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको एक तो एमसीक्यू के लिए इक्वेशन फॉर्म में भी आ सकता है, या तो इसी पर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर कहूँ तो ये काइंड ऑफ अ क्लासिकल अप्रोच है। पहला तो ये क्लासिकल अप्रोच है जहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये फिशर ने दिया हुआ है, आइविंग फिशर ने दिया हुआ है, 1911 में दिया हुआ है, एक किताब में दिया परचेसिंग पावर ऑफ मनी में। इसका फॉर्मूला ये है और इसका अल्टरनेटिव नाम है एक्सचेंज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले अप्रोच पे जो कि दिया हुआ है कैम्ब्रिज ने। कैम्ब्रिज अप्रोच है जो कि दिया हुआ है काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने। कौन कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है, एसी पिग्यू है, रॉबर्टसन है, डीएच रॉबर्टसन, एंड जो कीन्स है उन्होंने दिया हुआ है। इसको आप कैश बैलेंस अप्रोच भी बोल सकते हो या नियो क्लासिकल थ्योरी भी बोल सकते हो, जो कि 1900 साल में आई थी। इनका भी अप्रोच कुछ सिमिलर ही है। इनका जो फॉर्मूला है कितना पैसा लोगों के हाथ में होना चाहिए उसका ये है दैट मनी फॉर डिमांड इज के इंटू पी वाई। ठीक है, अब ये के इंटू पी वाई का मतलब क्या होता है पहले मैं वो समझा देती हूँ। के इंटू पी वाई का मतलब होता है, देखो पहले तो पी वाई का मतलब क्या है, दैट पी वाई इज नथिंग बट योर नॉमिनल इनकम। ये ढूंढना कैसे कि भाई देखो तुम्हारा जो भी तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है, या रियल जीडीपी है, उसको आज के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे विद द रियल जीडीपी या रियल आउटपुट को, तो नॉमिनल इनकम आएगा। तो तुम्हारा जो भी नॉमिनल इनकम होगा ना उसका सर्टन प्रपोर्शन स्टैंड्स फॉर के, तो उसका सर्टन प्रपोर्शन एज अ कैश हमने होल्ड करना है। अब ये प्रपोर्शन कौन डिसाइड करेगा, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रपोर्शन होगा वो आपके एक क्वेश्चन में दिया होगा,
0.3 0.5 जो भी है, मतलब सपोज मान लो मेरा मतलब इंडिया का नॉमिनल इनकम है 1000 करोड़ का, तो 1000 करोड़ का 0.10% या 10% जो है वो आपका व्हाट यू कैन से प्रोपोर्शनेटली 10% आपके पास कैश होल्डिंग होना चाहिए या डिमांड फॉर मनी होना चाहिए। तो 1000 करोड़ का 10% यानी कि कितना आता है आपका? 1000 करोड़ का 10% इज नथिंग बट व्हाट, 1000 का 10% 10 करोड़। तो वो जो 10 करोड़ होगा उतना आप रख दो, बात खत्म करो। 100 करोड़, सॉरी 100 करोड़, तो 100 करोड़ आप रखो, बात खत्म करो। तो इट्स नथिंग बट लाइक दैट। तो नेशनल जो भी आपका नॉमिनल इनकम होगा यानी कि रियल जीडीपी इनटू जो भी प्राइस होगा, वो आपका करंट प्राइस जो भी होगा वो बताएगा आपका नॉमिनल इनकम, उसका सर्टेन प्रपोर्शन आपको एज अ डिमांड फॉर मनी रखना होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कैम्ब्रिज वाला। क्यों ऐसा? ये फॉर्मूला लाने की वजह क्या थी? ये फॉर्मूला लाने की वजह थी कि ये दो रीजंस क्या, कि हमने ये देखा दैट वैल्यू फॉर मनी क्यों है, इतना पैसे का वैल्यू क्यों है, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। व्हाट आर दीज टू रीजंस? पहला, जो भी आपका रिसीट एंड जो पेमेंट है यानी कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो साइमल्टेनियसली नहीं होता। मतलब एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से पैसा भेज दिया, ऐसा नहीं होता ना। आपने एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दिया, ऐसा नहीं होगा। आपने एक हाथ से लिया, शायद वो वैसे ही पड़ा है आपके पास और शायद 2 महीने के बाद आप उन पैसों का इस्तेमाल करो। तो ये जो सेल एंड बाय होता है ना, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे होता है, साइमल्टेनियसली नहीं होता है। दूसरी बात, आपके साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हो सकती है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, कंटिजेंसी ऐसी हो सकती है जिसके बारे में आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो ये जो अनसर्टेनिटी आती है उसके अगेंस्ट हेज करने के लिए, हेज इज नथिंग बट व्हाट यू कैन से टू मिनिमाइज दैट रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। वो जो भी अनसर्टन सिचुएशन आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो आपके घर में किसी का बहुत सीरियस हेल्थ इशू निकला, कैंसर निकला किसी को और 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये जो हेज इसके अगेंस्ट, ये 10 लाख रुपए अरेंज कहाँ से करोगे इमीडिएट बेसिस पे? तो उसके लिए उसकी वजह से पैसे का इतना वैल्यू होता है, मनी का इतना वैल्यू होता है। तो इस ये दो वजह है जिसकी वजह से डिमांड फॉर मनी होता है। इन द फर्स्ट मतलब ये वाला जो है उसमें ये रिप्रेजेंट किया कि भाई सेल परचेस एक टाइम पे हम लोग नहीं करते हैं। एंड दूसरे में हमने ये रिप्रेजेंट किया कि अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से हम लोगों को हम पैसों का डिमांड करते हैं। बेसिकली हम लोग कितना पैसा डिमांड करेंगे? एक, जितना हमारा इनकम होगा। दूसरा, जितना भी हमारा वेल्थ होगा। एंड तीसरा, जितना भी हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। नाउ केयरफुली अंडरस्टैंड, जो हमारा बेसिक जो था मनी का कॉन्सेप्ट कहा गया, मनी का डिमांड, उसमें हमने ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स देख लिए थे, ठीक है। इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, रियल जीडीपी, इनोवेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स कैम्ब्रिज ने भी दिए। कैम्ब्रिज क्या बोल रहा है कि भाई इनकम जितना ज्यादा होगा उतना मनी फॉर डिमांड ज्यादा होगा, या जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतना कम होगा डिमांड फॉर मनी, या फिर जैसे वेल्थ जितना ज्यादा होगा उतना डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा। तो वही उन्होंने यहाँ पे बताया है, नथिंग एल्स देन दैट, कि भाई देखो जो भी पैसे का जो डिमांड होगा वो इनकम पे डिपेंड करता है, वेल्थ पे डिपेंड करता है एंड इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है। और क्योंकि मनी जो है वो डिमांडेड बाय इटसेल्फ ओनली, मनी की जरूरत कल जाके लगेगी जिसकी वजह से आज आपके पास पैसा चाहिए। तो कल जाके जो पैसा लगने वाला है जिसकी वजह से आज आपको पैसा चाहिए, दैट इज नथिंग बट व्हाट, डिमांड फॉर मनी। एंड ये रीजंस है आपके जिसकी वजह से आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये वैल्यू पैसे का क्यों है उसकी वजह है। एंड ये क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए कैम्ब्रिज अप्रोच के अकॉर्डिंगली जिसकी वजह से आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, आप ये बोल सकते हो। तो इनकम पे डिपेंड करेगा आपका पैसा, या आपका जो पैसा होगा वो वेल्थ पे या इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा। उसको ढूंढने का जो तरीका था, हम लोगों ने इनकम को मेन मद्देनजर रखते हुए, मेन बेसिक पॉइंट हमने इनकम को पहले पकड़ा। एंड वो इनकम को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बोला कि भाई जितना भी नेशनल इनकम होगा, वो नॉमिनल इनकम होगा, उस नॉमिनल इनकम का सर्टन प्रोपोर्शन हमें रखना पड़ेगा। तो दिस इज द डिमांड फॉर मनी इज ओनली मनी इज फंक्शन ऑफ ओनली मनी इनकम। ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। अब बात करती हूँ मैं तीसरे थियोरी पे जो कि है केंशन थियोरी। केंशन थियोरी ये आपको समझ गया, ये मैंने बता दिया आपको। कैम्ब्रिज अप्रोच है, कैम्ब्रिज अप्रोच किसने दिया था वो भी बता दिया, कब आया वो भी बता दिया, इसके अल्टरनेटिव नाम भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया। अब जो तीसरा अप्रोच है वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, या जो जॉन मेन केनार्ड कीन्स ने दिया हुआ जो थियोरी है, मेनार्ड कीन्स ने दिया हुआ, जो कि 1936 में दिया था इन द बुक
कॉल्ड द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उसने 3 मोटिव्स दिए जिसकी वजह से हमें हमारे हाथों में पैसा होना चाहिए। ये 3 वजहें क्या थी? पहला था ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा था प्रिकॉशनरी मोटिव एंड तीसरा था स्पेकुलेटिव मोटिव। तीनों इंपॉर्टेंट है, सो केयरफुली अंडरस्टैंड। पहला जो था ट्रांजैक्शन मोटिव, तो ये जो ट्रांजैक्शन एंड पिक्यूनरी, ये देखो ये तीनों मिलाकर बताया उसने, तीनों मिलाकर ये रीजन है कि आपके पास पैसा क्यों होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी एक्सेल में कवर कर दिया। तो ये जो 3 वजह है जिसमें से ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी जो है वो सिर्फ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही। जैसे कैम्ब्रिज में भी आपने देखा होगा, बोला तो गया था इंटरेस्ट ऑल्सो, बट इंटरेस्ट पे आज से बात नहीं करी उन्होंने, है ना। तो जो इंटरेस्ट वाली बातें हैं वो स्पेक्युलेटिव में हम लोग बात करेंगे। बाकी सब थियरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स फोकस करता है कि भाई जितना इनकम ज्यादा होगा उतना मनी डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा, वही सब लोग बात करेंगे। तो इधर भी वही किया, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। अगेन जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इनकम होगा, ना कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव 2 रीजन, ट्रांजैक्शन मोटिव इज नथिंग बट व्हाट, कि भाई मुझे या तो बिजनेस पर्पज से पैसा लगेगा या तो पर्सनल रीजन की वजह से पैसा लगेगा। सो पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज के लिए पैसा लगता है। सो इनकम एंड बिजनेस मोटिव की वजह से, इनकम एंड बिजनेस मोटिव की वजह से हमारे बीच में ट्रेड होता है। अब ये जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड होते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच में गैप होता है। सेम थियोरी जो कैम्ब्रिज ने बताई, यानी कि क्या कैम्ब्रिज ने बताई, या व्हाट यू कैन से, कैम्ब्रिज ने जहां पे बोला कि भाई वैल्यू फॉर मनी क्यों होता है, उसका जो पहला पॉइंट था कि भाई सेल एंड परचेस में गैप होता है, टाइम गैप होता है, वही सेम कॉपी पेस्ट इसने भी बताया कि भाई जब तुम पैसा लोगे और जो तुम्हारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा उसमें गैप होगा। सो क्या लिखा है देखो, द ट्रांजैक्शन मोटिव, द नीड फॉर कैश फॉर द करंट ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। द मनी अराइजेस बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या आज आपने अगर रिसीट आया आपके पास तो आज ही आप खर्चा करते हो? नहीं करते हो। द ट्रांजैक्शन मोटिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनकम मोटिव एंड बिजनेस ट्रेड मोटिव। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट था। केन्स डिड नॉट कंसिडर द ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एज अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट रेट। वही मैंने आपको समझाया, स्टार्टिंग के 2 में इंटरेस्ट रेट को हमको कंसिडर नहीं करना, हम सिर्फ फोकस करेंगे लेवल ऑफ इनकम, डायरेक्टली जो भी लेवल ऑफ इनकम है सिर्फ उस पे। तो उसके बेसिस पर इसने क्या फॉर्मूला बता दिया कि भाई देखो डिमांड फॉर मनी कितना होना चाहिए ना, डिमांड फॉर मनी उतना होना चाहिए जितना तुम्हारा अर्निंग्स है उसका सर्टन प्रोपोर्शन। सिंपल, कोई नेशनल इनकम नहीं, कोई नॉमिनल नहीं, रियल नहीं, जीडीपी नहीं, कुछ नहीं लेना, जितना तुम्हारा इनकम उसका सर्टन प्रपोर्शन, दैट्स इट। यही सेम फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था। तो सिमिलर फॉर्मूला है ये, जो भी फॉर्मूला है जो कैम्ब्रिज से रिलेटेड था, मनी फॉर डिमांड, कैम्ब्रिज का भी वही था, इधर भी वही है। सो केन्स ने क्या बोला, भाई देखो तुम्हारे जितने भी एग्रीगेट ट्रांजैक्शन होते हैं वो तुम्हारे इनकम पे डिपेंड करते हैं, जो तुम्हारा इनकम होगा उसका सर्टेन प्रोपोर्शन आप डिमांड फॉर मनी कर लेना। ये हो गया तुम्हारा पहला ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी इज नथिंग बट, देखो हम सब लोग कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेते हैं कि कल जाके हमें पैसा लग सकता है, जिसकी वजह से हम लोग सेविंग करते हैं। तो ये जो अनफोर्सिन या अनप्रेडिक्टेबल कंटिजेंसीज होती है जिसकी वजह से हमें सर्टन प्रपोर्शन ऑफ मनी केप्ट असाइड करना पड़ता है। अब ये कितना होना चाहिए डिपेंड करेगा तुम्हारे इनकम पे, अगेन पॉलिटिकल कंडीशन पे। जितना अच्छा पॉलिटिकल कंडीशन होगा उतना शायद मनी फॉर डिमांड ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे हाथों में। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक का अपना पर्सनल जो भी होगा, ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके बेसिस पे तुम पैसा रखोगे। ये मेन इंपॉर्टेंट। इनकम इलास्टिक या देखो इनकम इलास्टिक का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा इनकम कितना है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि तुम्हारा मनी फॉर डिमांड कितना होगा। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थोड़ा बहुत फोकस किया, एज सच फोकस नहीं किया हुआ जब बात करेंगे, बिकॉज नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने कहा ना नॉट सेंसिटिव, मतलब प्रिकॉशनरी पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करते, बाकी सब पे करते हैं, इनकम पे बेसिकली करते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पे। अब ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है? ये बात करता है पूरा का पूरा इंटरेस्ट के इर्द गिर्द। केयरफुल रहना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ऑल्सो। एंड यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज भी होता है एंड गड़बड़ भी करता है। तो ध्यान से देखो, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब क्या समझाना है उन्हें। द स्पेकुलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट्स दैट पीपल डिजायर टू होल्ड द कैश equipped to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure. This is nothing but, देखो पहला हम लोगों को पैसा क्यों चाहिए?
ट्रांजैक्शन करना है इसलिए। दूसरा पैसा चाहिए क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। तीसरा चाहिए भाई देखो स्पेकुलेटिव पर्पस, यानी कि क्या, कि कल जाके अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली आती है तो वी कैन इन्वेस्ट इन दैट एंड वी कैन अर्न द रिटर्न्स ऑन इट। तो ये जो एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है उस पर्सपेक्टिव से हमें पैसा चाहिए, स्पेकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो स्पेकुलेशन किया हुआ है, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसा जो चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंटली समझनी है कि हमारा जो मनी है, देखो मनी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मेरे पास ये जो 500 रुपए कैश में पड़ा हुआ है, ये कैश पे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला मुझे, बिकॉज ये मेरे तिजोरी में, मेरे बेड के नीचे, मेरे डब्ल्यू के नीचे पड़ा हुआ है, बट इस पे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर 500 मैंने किसी बॉन्ड्स में डाल दिए, इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, सिक्योरिटीज में डाल दिए, तो मुझे दो चीजें मिलेंगी, या तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या तो मुझे कैपिटल गेन मिलेगा। कैपिटल गेन इज नथिंग बट जो परचेस, सपोज मान लो मैंने परचेस किया है 1000 रुपए में और मैंने बेचा है उसको 2500 में, तो ये जो 1500 रुपए है ये मेरे लिए कैपिटल गेन है, यानी कि मेरे लिए इंक्रीज, जो मैंने सेल करके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है वो है। तो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमाया है वो कैपिटल गेन मुझे मिलेगा। या तो फिर क्या मिलेगा, या तो मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये जो 1000 रुपए मैंने लगाए थे उस पर कोई ना कोई बॉन्ड पे 10%, 5%, 8%, कुछ ना कुछ तो रिटर्न तो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये पैसा ऐसे ही आइडल पड़ा, जीरो रिटर्न है। लेकिन वही अगर मैंने बॉन्ड में डाल दिया तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यही उनको समझाना है कि जितना तुम्हारा मतलब डिमांड फॉर मनी ऐसा होना चाहिए कि भाई कल जाकर अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, कैश मेरे पास होना चाहिए जो मैं वहां पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो कैश वाला जो मामला होता है या जो बॉन्ड वाला मामला होता है, उसके लिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि मनी का कोई रिटर्न नहीं है लेकिन बॉन्ड पे है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा पैराग्राफ है या पूरा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब का मतलब मैं समझाऊंगी। देखो ये वाला जो बॉक्स मैंने किया हुआ है, कौन सा वाला रहे, ये वाला जो बॉक्स मैंने किया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो बॉक्स है वो मैंने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन, ये जो पिंक कलर है उसमें है, और ये जो नीचे जो दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन मैं ब्लू कलर से बताने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग रीड करेंगे। तो पहले समझाना क्या है उनको, ये समझाना है, देखो मार्केट रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम होगा, एंड जितना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा। अब ये समझ नहीं आया होगा शायद आप लोगों को, इसका मतलब मैं समझाती हूँ। देखो इसका मतलब ये है, दो रेट्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, दो इंटरेस्ट रेट की। एक होता है करंट इंटरेस्ट रेट, जो कि मुझे अब मैंने जिस भी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा उस पर मिलेगा, और दूसरा होता है क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल या नॉर्मल इंटरेस्ट रेट, या फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों जबरदस्ती शब्द बेचारे बच्चों को परेशान करने के लिए डाले हैं, क्रिटिकल या नॉमिनल या नॉर्मल, नॉमिनल तो नहीं लिखा है, नॉर्मल लिखा है, बट दिस इज नथिंग बट व्हाट, मार्केट इंटरेस्ट रेट। अभी मार्केट में कुछ इंटरेस्ट रेट चल रहा है और आपके बॉन्ड पे कुछ इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसकी कंपैरिजन पे पूरा ये खेल है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली। जो आपका करंट इंटरेस्ट रेट है, जो कि सपोज मान लो 8% है, ठीक है, जो कि सपोज मान लो 8% है, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू जो भी मार्केट में चल रहा है। तो सपोज मेरा ये ये है, ये पेड़ पौधों में मैंने पैसा लगाया है, सपोज मान लो ये मेरा बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये शायद दिखे ना, ग्रीन कलर है ना, फिल्टर हो जाए, जान लो ये नहीं, इसको पकड़ते हैं हम लोग। ये इधर है, ये मेरा बॉन्ड है, ये मेरा बॉन्ड है जिसपे मैंने पैसा लगाया है। इस बॉन्ड पे मुझे जो पैसा रिटर्न मिलने वाला है वो 8% से मिल रहा है, जबकि मार्केट में चल कितना रहा है रेट, 5%। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इधर 8 है, मार्केट में 5 है, तो ऑब्वियसली बात है आप एज ए इन्वेस्टर सोचो, आप व्हाट विल यू डू। आप मार्केट में पैसा रखोगे, मार्केट पैसा इज नथिंग बट आपके हाथ में जो आपका पैसा है, कैश है, जिसके जिसके ऊपर सेविंग में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारे इंटरेस्ट की हम बात करें, तो आप रखोगे क्या वहां पे पैसा? ऑब्वियस सी बात है, यू विल कन्वर्ट दैट कैश इनटू द बॉन्ड। दैट इज नथिंग बट व्हाट, वही उनको समझाना है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ये जो बॉन्ड होगा उसका डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम रहेगा, एंड जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। सो पीपल विल एक्सपेक्ट दैट राइज इन द प्राइस। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं, अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम है, यानी कि 5% आपको सेविंग पे मिल रहा है, तो जो बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, ये उनको समझाना है। तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो ज्यादा कब होगा? जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम होगा, यानी कि क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट कम होगा, एंड वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा क्यों? बिकॉज हम लोग कैश कन्वर्ट कर देंगे इनटू बॉन्ड में। क्यों बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे रे? क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है कि भाई इस पे से मेरे को 20% का रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 20% का, 8% का, प्लस मैं ये जब बेचूंगा तब भी मुझे रिटर्न मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या कि सपोज मान लो उल्टा हुआ। उल्टा का मतलब क्या है? उल्टे का मतलब है कि आपका जो नॉर्मल मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 8% है और आपके बॉन्ड का रेट 5% है। बॉन्ड पे कितना है? 5, मार्केट पे कितना है? 8। तो अगर उधर 8 चल रहा है तो ऑब्वियस बात है आप बॉन्ड में से पैसा निकालोगे और मार्केट में डालोगे। तो यहां से निकाल के वहां पे डालना इज नथिंग बट व्हाट विल हैपन, इसका जो डिमांड होगा वो घटेगा, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड घटा, सप्लाई ज्यादा, यानी कि प्राइस गिरना स्टार्ट होगा, प्राइस विल, पीपल विल एक्सपेक्ट टू फॉल इन द प्राइस। दिस इज द थ्योरी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, कन्वर्ट उल्टा करेंगे। मतलब क्या? बॉन्ड में से पैसा निकाल के मार्केट में डालेंगे, यानी कि कैश में रखेंगे। तो क्यों करेंगे ये? इसीलिए बिकॉज हम लोगों को निगेटिव रिटर्न्स नहीं चाहिए, निगेटिव रिटर्न्स भी नहीं चाहिए, ना कैपिटल लॉस चाहिए, जिसकी वजह से बिकॉज देखो मार्केट बॉन्ड में आपको नुकसान हो रहा है। बॉन्ड का आज का वैल्यू 1000 रुपए, कल जाके वो सपोज मान लो 100 रुपए ही बचता है, तो 900 रुपए तो आपका लॉस हो जाएगा ना। तो आपको वो नहीं चाहिए, इसलिए आपने वहां से निकाल के मार्केट में डाला, सीधी सी बात है। तो ये चीजें ना, ये चीजों के बेसिस पे ये जो आपको थियोरी मैंने समझाया, यही थियोरी आपको यहाँ मिलेगा। नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड, वही समझा है, ये उल्टा चलता है। A rise in the market rate of interest lead to decrease in the market rate. A rise in the market interest, बॉन्ड से निकालो इधर डाल दो, बात खत्म हो गई। एंड देन वाइस वर्सा एंड रिलेटिवली, इसलिए कॉन्सेप्ट हम लोग नॉर्मल या क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट एंड करंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। करंट मतलब ये बॉन्ड वाला मेरा, एंड क्रिटिकल नॉर्मल मार्केट वाला मेरा। तो अब वेल्थ होल्डर कंसिडर क्या करता है? वेल्थ होल्डर कंसिडर दैट करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई, यानी कि 8% वाला एग्जाम्पल, जो कि मार्केट में 5% चल रहा है, तो हम वहां से निकाल के यहाँ डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए हाई रिटर्न एंड कैपिटल गेन। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो, अगर उल्टा हुआ यानी कि क्या, इधर 5% है उधर 8% है, तो बिकॉज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, मतलब क्या, हम यहां से निकाल के बाहर डाल देंगे। सो वाई? बिकॉज द लॉस सफर्ड बाय द इंटरेस्ट इनकम, द लॉस सफर्ड बाय इंटरेस्ट इनकम फॉर वन इज स्मॉल। मतलब क्या? बेसिकली यहां से निकाल के अगर मैंने मार्केट में डाला, सपोज मान लो यहाँ से मुझे 5% का ही मिल रहा है रिटर्न, इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा था 5%, लेकिन भाई जितना 5% रिटर्न पे मुझे, सपोज मान लो 5% रिटर्न के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे मेरा जो अर्निंग था वो 200 रुपए था। ठीक है, अर्निंग कितना था? 200 रुपए। लेकिन मेरा जो कैपिटल लॉस था ना, जो कैपिटल लॉस था ना, वो 900 का हो रहा था। वाई? बिकॉज 1000 रुपए का बॉन्ड सिर्फ 100 रुपए ही वैल्यू रख रहा था। तो 900 रुपए मेरा लॉस है, मैं वो 200 रुपए कमाने के लिए 900 रुपए का लॉस तो नहीं कर सकती ना। तो वही उनको समझाना है यहाँ पे, लॉस सफर्ड हम लोग को नहीं करना है, अवॉइड करना है कैपिटल लॉस को। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो मनी बैलेंस है, यानी कि हमारे वहां से पैसा निकाल के यहाँ पे डाल देते हैं। वाई? बिकॉज हमारा जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से, जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमको लॉस ना हो। दीज 4 पॉइंट्स इज नथिंग बट सम अप कर दिया कि भाई तुम्हारा ये जो भी इंटरेस्ट रेट का जो गेम है, इसमें आप लोग जब आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करोगे तो आपको इसी तरीके से करना दैट यू विल अर्न द मैक्सिमम रिटर्न। और आपको मतलब रिस्क एंड एपेटाइट को देखते हुए आपने ये खेलना है। तो यही पूरा थ्योरी है आपका स्पेक्युलेटिव थ्योरी। अब इसकी वजह से एक और थ्योरी है जो मुझे आपको समझाना है। क्या समझाना है? यही वाला, दैट अगर देखो एम स्टैंड्स फॉर बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड आरसी का मतलब होता है जो आपको इंटरेस्ट आपको मिलता है मार्केट पे। तो अगर आपका एम ज्यादा है आरसी से, ऑब्वियसली यू विल इन्वेस्ट इन बॉन्ड। अगर आपका एम कम है, यू विल होल्ड द कैश। ये पूरा ये डायग्राम, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट दिस पार्ट, नथिंग एल्स देन दैट। तो इतना पढ़ के खत्म करो। आगे ये समझाने से पहले, ये जो आपका लिक्विडिटी ट्रैप है, ये समझाने से पहले मैं आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ लिक्विडिटी ट्रैप का। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है जहां पे आपका, देखो क्या होता है ना, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि भाई ये सारी सिचुएशंस में मॉनेटरी अथॉरिटीज या व्हाट यू कैन से आरबीआई जो है, आरबीआई ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशंस। क्या करता है आरबीआई? आरबीआई चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। अज्यूम 2 मिनट के लिए, तो वो क्या कर देगा रे, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ाएगा। लेकिन लोग के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ाने के बावजूद भी लोग क्या सोच रहे, लोग सोच रहे यार कल जाके और प्राइसेस गिरेंगे, फिर उसके बाद मैं पैसा लगाता हूँ जिससे मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और फिर जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं मतलब कम पे खरीदेंगे और ज्यादा पे बेचेंगे, ये सोचेगा इन्वेस्टर। तो उन्होंने
भले ही मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली अप्लाई भी करती है, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई भी लगा दिया, मतलब बढ़ा दिया, पर उसके बाद भी लोग इन्वेस्ट नहीं करना, इज नथिंग बट व्हाट लिक्विडिटी ट्रैप। इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी इज अ लिक्विडिटी ट्रैप, इज अ लिक्विडिटी ट्रैप। यानी कि क्या, मनी सप्लाई बढ़ने के बाद भी लोग बॉन्ड्स ही नहीं बाय कर रहे, लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, लोग कुछ कर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट या एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रहा, दैट इज नथिंग बट लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये जो लिक्विडिटी ट्रैप होता है ना, इस लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, देखो एक टाइम था जब बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, तो सब लोगों ने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होने लगा, लोगों ने यहां से पैसा निकाल के इधर डाल दिया, तो 10% का 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, अज्यूम। तो क्या हुआ, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से बॉन्ड से पैसा निकाल के लोगों ने मनी डिमांड में, मतलब कैश में होल्ड करना स्टार्ट किया। अब ये जो कन्वर्जन हुआ ना, ये देखो एक टाइम के बाद ना, ऑब्वियस सी बात है, ये इंटरेस्ट घटेगा घटेगा घटेगा, बट एक टाइम के बाद कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे एग्जांपल में ये 4% विल बी द कांस्टेंट, बट ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसके नीचे अगर इंटरेस्ट रेट जाएगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के हाथ में जो कैश जो वो रख रहे हैं वो भी नीचे गिरेगा नहीं, इसीलिए ये फ्लैट सरफेस दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पे फ्लैट सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड में से पैसा घटाया 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 एंड देन एक फ्लैट सरफेस पे चले गए कि भाई इतना ही बॉन्ड में पैसा होगा एंड इतना ही पैसा होगा जो कैश में होगा। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा कि जितना बॉन्ड से पैसा, बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट घटेगा, उतना वहां से पैसा निकाल के कैश में रखा जाएगा। यही है आपका पूरा लिक्विडिटी ट्रैप। अगर ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड जो है, सपोज 2 मिनट के लिए देखो कम 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 हो रहा है, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए जीरो हो गया, अब इधर जीरो है बॉन्ड पे, इंटरेस्ट रेट जीरो है, और आपके हाथ में जो 500 रुपए जो रिटर्न है मेरे डब्ल्यू के नीचे जो 10 करोड़ 100 करोड़ है, उस पर भी रिटर्न जीरो है, तो मैं इस पे क्यों रखूं, मैं क्यों अपना पैसा अटकाऊं किसी और के हाथों में डाल के, मैं अपने हाथों में पैसा रखूंगी ना, दूसरे के हाथ में डालने के बाद भी पैसा मुझे रिटर्न तो मिल नहीं रहा, तो मैं अपने हाथ में पैसा रखती हूँ ना, जब चाहे तब गुड्स बाय कर सकती हूँ, इसलिए लोग यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे रखेंगे, कैश में रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो मेरा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, जो मेरा अपॉर्चुनिटी था बॉन्ड पे, ये जो बॉन्ड पे जो पैसा जो मुझे मिलने वाला था, इसका जो अपॉर्चुनिटी था वो तो मेरा जीरो है ना, तो इधर भी अगर ये जीरो है तो मैं क्यों किसी और को अपना पैसा दूं। सो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अगर 2 मिनट के लिए एज्यूम करो जीरो हो गया, एंड अर्निंग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है मनी पे वो भी जीरो है, सो व्हाई विल आई इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, आई विल डायरेक्टली इन्वेस्ट इन कैश सेविंग्स में रखूंगी। क्यों, क्योंकि मेरा अपॉर्चुनिटी ऑफ होल्डिंग द मनी इज जीरो ओनली, मेरे पास कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। तो इसलिए मॉनेटरी अथॉरिटीज क्या करती है, लोगों के हाथ में मनी सप्लाई को बढ़ाती है सो दैट दे कैन डिमांड, लेकिन समटाइम्स दिस हैपेंस दैट डज नॉट लीड टू इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा कि जो इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है इट्स अ लिक्विडिटी ट्रैप, जिसे बोला जाता है बिकॉज लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, भले ही मनी सप्लाई ज्यादा क्यों ना हुआ हो। ये हुआ था इससे पहले बैंक ऑफ जापान में हुआ था, अराउंड बहुत सारे करेंसी वगैरह प्रिंट कर दिए थे उन्होंने सेंट्रल बैंक ने, तो ये जापान में हुआ था। ये जापान वाला याद रखना एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है। अगला, ये हो गए तुम्हारे 3, ये कौन से 3 हो गए, ठीक है, ये बेसिक मेन 3 हो गए। अब ये जो 3 आपके हो चुके हैं, 3 अप्रोचेस 3 थियोरीज, उसके बाद ये जो केंशन ने जो थियोरी दिया उसके बाद पोस्ट केंशन डेवलपमेंट के बाद और 3 थियोरीज डेवलप हुई। 3 थियोरीज आई विल फिनिश इट विद इन 15-20 मिनट्स मैक्स। देखो पोस्ट केंशन थ्योरी में क्या बोला गया था, दैट पैसा जो है ना वो स्टोर ऑफ वैल्यू जितना मतलब उसका इंपॉर्टेंस जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू पे है पूरा। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि क्या, इसीलिए दिया उन्होंने इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस, जो कि दिया बॉयमिल एंड टोबिन ने रिस्पेक्टिवली। बॉयमिल का जो ईयर है वो 1952 है एंड टोबिन का है वो 1956 है। जो इन्वेंट्री, इसको अल्टरनेटिव नाम क्या है, इन्वेंट्री थियोरी अप्रोच और स्क्वायर रूट रूल ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने एक स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, ये इधर लिख नहीं पाई मैं अंडर स्क्वायर रूट, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा अंडर स्क्वायर रूट 2by डिवाइडेड बाय आर के बेसिस पे पूरा थ्योरी दिया। अब ये क्या है ये देख लो, इनको ये बोलना है कि जो आपका पैसा है, जो भी आपका पैसा है, इन्वेंट्री है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके इनकम एंड ब्रोकरेज पे, एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी कैरिंग कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है उस पे, एंड नंबर ऑफ टाइम्स जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं उस पे। अब इसी का मतलब समझा देती हूँ। देखो पहला, आपके हाथ में कैश कितना है वो डिपेंड करता है इनकम पे, ये तो बताने की जरूरत नहीं, इनकम जितना ज्यादा उतना आपका मनी फॉर डिमांड ज्यादा। दूसरा बोला जाता है ब्रोकरेज पे, मतलब क्या, देखो
जब भी मैं कभी यहाँ पे जो भी बॉन्ड्स है इनमें अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके लिए मुझे कोई ना कोई ब्रोकरेज देना पड़ता है, फी देनी पड़ती है। ये फी जितनी ज्यादा होगी, ये फी जितनी ज्यादा होगी उस पे डिपेंड करेगा कि मेरा मनी फॉर डिमांड जो है वो भी उतना ज्यादा होना चाहिए। तो जितना इनकम ज्यादा या मनी फॉर डिमांड ज्यादा, ब्रोकरेज ज्यादा, उतना मेरा मनी फॉर डिमांड ज्यादा होगा। एंड दूसरा इनडायरेक्टली, यानी कि क्या, जितना मेरा कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो जितना ज्यादा होगा उतना मेरा मनी डिमांड कम होगा। तो ये इनवर्सली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। या फिर कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में घूमना चाहिए उसके बेसिस पे मैं अपने हाथों में कितना कैश लूंगी वो डिपेंड करेगा। सपोज मान लो इंडिया में जो है वो 100 ट्रांजैक्शन होते हैं तो शायद मेरा मनी डिमांड कम होगा। लेकिन वही अगर मतलब मेरा मनी का डिमांड क्या होगा, हो सकता है डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड ट्रांजैक्शंस में कर रही हूँ। ये जो बॉन्ड टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम्स बॉन्ड के जो ट्रांजैक्शन कर रही हूँ उस पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है, एक पैसा कितनी बार घूम रहा है डजेंट मैटर, लेकिन बॉन्ड पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, बॉन्ड पे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मेरा मनी डिमांड कम होगा। बॉन्ड में कम ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मेरा मनी फॉर डिमांड ज्यादा होगा। इट्स नथिंग बट बेसिकली बॉन्ड से आने वाला पैसा कम है तो कैश में पैसा हाथ में रखो, अगर उससे ज्यादा रिटर्न आ रहा है हाथ में पैसा मत रखो, सिंपल। यही उनको पूरा थियोरी में समझाना है। सो मनी केप्ट, ये पूरा थियोरी है, जो भी पैराग्राफ दिया ना उसका पूरा थियोरी मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख के रखा है। मनी केप्ट फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन एज इन्वेंट्री, ठीक है। मनी हम क्यों रखते हैं, बिकॉज हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शन हमें करने होते हैं, इसके लिए हम रखते हैं। तो ये जो मनी हम रखते हैं वो तो रिस्क फ्री है। क्यों? क्योंकि रिस्कलेस है, सेफ है, क्योंकि पता है अपने ही हाथों में पैसा कहीं और जाएगा नहीं, बट इस पे इंटरेस्ट भी अपने को मिलेगा नहीं। तो ये जो इंटरेस्ट ना मिलने वाला जो कॉस्ट होता है, जो कि कॉस्ट होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हम कमा सकते थे अगर हमने किसी बॉन्ड में, एफडी में, शेयर्स में कहीं और इन्वेस्ट कर दिया होता तो। लेकिन अलोंग विद दैट हमें ये भी ध्यान रखना है कि बॉन्ड में जो पैसा है उस पे हम लोग के पास रिस्क है, वहां पर कैपिटल लॉस होने का भी रिस्क है। लेकिन वही अगर मैंने मेरी सेविंग अकाउंट में रख दिया, सेविंग डिपॉजिट में रख दिया, तो वो रिस्क फ्री है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है। बट स्टिल हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई हम कैश में पैसा रखें। क्यों? क्योंकि सेविंग में बैंक में जाओ फिर वहां से निकालो, कौन करेगा इतनी झिकझिक। तो इसके वजह से देखो, आज हम भले ही कितना भी डिजिटलाइज्ड हो चुके हो, वो कॉन्सेप्ट अलग रखना। इधर मत लाना आप बोलोगे सेविंग से क्या फर्क पड़ता है, हम डिजिटली पैसा इस्तेमाल करेंगे। हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ हार्ड कैश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि झिकझिक नहीं चाहिए, अपने को झंझट नहीं चाहिए, बैंक में जाओ, लाइन में खड़े हो, विड्रॉ करो, नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम कन्वीनियंस के लिए एसडी में, मतलब सेविंग डिपॉजिट में भी पैसा नहीं डालते। वाई? भले ही उधर इंटरेस्ट मिले, भले ही रिस्क फ्री हो, लेकिन फिर भी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कन्वीनियंस चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, यूजुअली लोग सेविंग डिपॉजिट में भी पैसा क्यों नहीं रखते, बिकॉज हम लोगों को भले ही इंटरेस्ट मिले लेकिन फिर भी हम लोग कैश में कन्वर्ट कर, मतलब कैश में, करेंसी में या करंट अकाउंट में, डिमांड डिपॉजिट यानी कि करंट अकाउंट में पैसा रखना प्रेफर करते हैं। अब ये सब कंपेयर किया जाएगा, मतलब क्या, सेविंग पे इंटरेस्ट कितना है, मार्केट इंटरेस्ट कितना है, बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना है, ये सब मतलब कंपेयर किया जाएगा। एंड ये देखा जाएगा कि भाई मनी फॉर डिमांड हमारा कितना होना चाहिए। अब ये मनी फॉर डिमांड कैसे डिटरमाइन होगा कि पहले तो ये देखो कि बॉन्ड में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, ये देखो कि वहां पे ब्रोकरेज कितना है, ये देखो कि वहां के मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है, एंड फिर मनी फॉर डिमांड डिसाइड करो। तो जितना फी ज्यादा, फी किसका रहे, मार्केट जो भी बॉन्ड बाय करने का फी ज्यादा, या जितना भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम, उतना मनी डिमांड हमारा कम होगा। एंड एवरेज बॉन्ड फॉर होल्डिंग पीरियड भी हमारा उतना कम डिटरमाइन किया जाएगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट उनको ये समझाना है, जितना पैसा ज्यादा, कौन सा पैसा रहे, जो ब्रोकरेज वाला फी जितना ज्यादा उतना मनी डिमांड ज्यादा, जितना हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा वो कम होगा, यानी कि कैरिंग कॉस्ट जो होगा वो कम होगा, उतना मनी डिमांड ज्यादा। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली रिलेशन रखेगा। तो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, ये दिया जाएगा, अगर आए तब भी नंबर्स दिए जाएंगे। ये बॉयमोल ने ये बोला था कि एवरेज मिनिमम आप लोगों ने कितना होल्ड करना है, 2 √2 BYR। मतलब क्या, बेसिकली जितना भी, दिस मीन्स द एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल विच मिनिमाइज द कॉस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, बी स्टैंड्स फॉर ब्रोकरेज फी, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर व्हाट रे, ब्रोकरेज फी पे डिपेंड करेगा। वाई स्टैंड्स फॉर तुम्हारा इनकम साइज क्या है, एंड जो डिटरमाइन करेगा इंटरेस्ट रेट तुम्हारा क्या है,
उसके बाद आप डिटरमाइन करना, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, इनकम क्या है एंड ब्रोकरेज फी क्या है, उसके बेसिस पे आपका एक फॉर्मूला है, उतना आपने क्या करना चाहिए, उतना आपने कैश रखना चाहिए। अब ये फॉर्मूला ऐसे ही याद कर लेना, बात खत्म करना, और दिमाग लगाने मत जाना, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो बहुत बड़ा थियोरी है ये, तो छोड़ देना। बेसिक सिर्फ इतना याद रखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट। नेक्स्ट अगला आते हैं, रीस्टेटमेंट किया है क्वांटिटी थ्योरी को। सिंपल है, बहुत छोटा है। रीस्टेटमेंट किया है क्वांटिटी थ्योरी को, फ्राइडमैन ने किया था, ठीक है, रीस्टेटमेंट ऑफ केन्स थ्योरी। इसने बात करी 1956 में, किस पे बात करी रे, वो बात कर रहा है परमानेंट इनकम एंड रिटर्न ऑन एसेट्स पे। किस पे बात कर रहा है, परमानेंट इनकम एंड रिटर्न ऑन एसेट्स पे बात कर रहा है। अब परमानेंट इनकम का मतलब भी उन्होंने समझाया है। परमानेंट इनकम, देखो ये 4 फैक्टर पे उसने बात करी, ठीक है, ये 4 फैक्टर, परमानेंट इनकम, प्राइस लेवल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 1956 में दिया, स्पेकुलेटिव मनी के बारे में बताया, वो बोल रहा है कि परमानेंट इनकम पे एंड जो रिटर्न ऑन एसेट आता है उस पर डिपेंड करता है तुम्हारे हाथ में कितना पैसा होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं परमानेंट इनकम की। तो परमानेंट इनकम का मतलब क्या है भाई, परमानेंट इनकम का मतलब होता है कि तुम्हारा फ्यूचर इनकम क्या है, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर इनकम क्या है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट योर परमानेंट इनकम। तो ये जो परमानेंट इनकम है उसको अगर आपने डिस्काउंट रेट से डिवाइड किया, अब ये डिस्काउंट रेट मतलब क्या, आपका वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपको पता होगा तो डिस्काउंट रेट आपको समझेगा, तो डिस्काउंट रेट से डिवाइड किया तो आपको एवरेज रिटर्न, ये एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। अब ये एवरेज रिटर्न ऑफ 5 क्लास ऑफ एसेट्स का आप ले सकते हो, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो, फिजिकल कैपिटल ऑल्सो। ये 5 एसेट क्लास याद रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, परमानेंट इनकम अपॉन डिस्काउंट रेट। ये एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप एवरेज रिटर्न डिसाइड करोगे, जितना एवरेज रिटर्न ज्यादा होगा उतना मनी डिमांड आप कम रखोगे, मतलब बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे। सो टोटल वेल्थ, पहले तो टोटल वेल्थ जितना ज्यादा उतना मनी डिमांड ज्यादा, यानी कि इनकम जितना ज्यादा उतना आपका डिमांड ज्यादा। फ्यूचर वैल्यू में जो आपको आने वाला पैसा है, प्रेजेंट वैल्यू जिसकी आज की है वो जितना ज्यादा उतना आज का कैश ज्यादा। सो ये आप कैसे ढूंढ सकते हो उसका उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। दूसरा, जितना प्राइस लेवल ज्यादा उतना डिमांड ज्यादा, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन है। जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा उतना आपका मनी डिमांड कम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट बॉन्ड में इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो जितना ज्यादा उतना कैश में कम रखोगे, एंड जितना इन्फ्लेशन ज्यादा उतना अगेन आपका मनी डिमांड ज्यादा, यही उनको समझाना है। उसके बाद आखिरी जो पार्ट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद जो आखिरी है वो है डिमांड फॉर मनी एज अ बिजनेस, एज अ बिहेवियर ऑफ टुवर्ड्स द रिस्क। ये बहुत ज्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिया था जॉन टॉबिन ने, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिसने रिस्क अवर्जन के बारे में बात करी। रिस्क अवर्जन मतलब क्या, कि भाई देखो हाथ में कैश एंड इन्वेस्टमेंट में कितना प्रपोर्शनेट, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैंने 40 रुपए हाथ में रख के 60 रुपए इन्वेस्ट करना है, या मैंने 100 के 100 इन्वेस्ट करना है हाथ में कुछ नहीं रखना है, या मैंने 100 के 100 रुपए हाथ में रखना है इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, या वॉट एवर, ये जो प्रपोर्शन होता है ना ये हमेशा प्रॉब्लम है। तो ये रिस्क पर डिपेंड रहेगा, रिस्क अवर्जन, रिस्क एपेटाइट आपका कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा कहाँ लगाना है जिसकी वजह से आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिले। बिकॉज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो कम रिस्क लेगा, रिस्क फ्री एसेट्स में लगाएगा, रिस्क लेस जगह पे पैसा रखेगा, उसका रिस्क जीरो तो रिटर्न भी तो कम आएगा। वही उनको समझाना है। तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो रिस्क एपेटाइट आपका मिक्सचर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एंड उसके बेसिस पे, रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे आप डिटरमाइन करो कि आपको कितना पैसा कहाँ रखना है। एंड लास्ट, प्रॉब्लम लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन इज नथिंग बट व्हाट, इंटरेस्ट रेट एंड मनी का जो ट्रेड ऑफ होता है। यानी कि क्या, अगर इधर पैसा लगाया तो हाथ में कैश नहीं रहेगा, इंटरेस्ट मतलब बॉन्ड में पैसा लगाया हाथ में कैश नहीं, हाथ में पैसा रखा तो बॉन्ड में नहीं, इसको ट्रेड ऑफ बोलते हैं। तो ये जो ट्रेड ऑफ है ये हमेशा बना रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि आपको एट द एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बेसिस पे अगर आप देखते हो तो स्पेक्यूलेटिव चीजें चलेंगी, और आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व होगा, जैसे स्पेक्यूलेटिव में था ना वैसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा आपका, कि भाई एसेट में पैसा लगाए
या हाथ में पैसा रखें। तो ये हमेशा रहेगा आपके सामने क्वेश्चन, तो ये हमेशा याद रखना। ये एमसीक्यू में आ सकता है दोनों भी, और ये एक एमसीक्यू में आ सकता है, कुछ नहीं जितना भी डिस्कस किया उसका समरी। इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। कंक्लूजन मैंने बता दिया कौन कौन से जगह पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, और ये रहा आपका समरी। ये समरी आप लोग चाहो तो इसका फोटो खींच लेना। लेट मी जस्ट रैप द टेक्स्ट। ये आपके सामने है समरी, इसका फोटो खींच के रख दो। ठीक है, जिसकी वजह से आपको सारा एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा समरी हो गया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। इतना ही करके जाना, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।